नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट सामाजिक अध्ययन का कंप्लीट सिलेबस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं। तो देखिएगा, ये हमारा पाठ्यक्रम था। इसमें से पहली यूनिट हमने कंप्लीट कर ली, दूसरी भी कर ली और तीसरी यूनिट लास्ट क्लास में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखा था, जिसके साथ ही ये तीनों यूनिट यानी इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो गया है। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान और लोकतंत्र को। ये हमारी चौथी यूनिट है। इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं। ये दोनों चैप्टर अपने एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो किस प्रकार से उस संविधान सभा का निर्माण होता है, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन सी समितियां बनी, सभी जरूरी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस क्वालिटी एजुकेशन के साथ में केवल आपको यहीं पर करवाया जाता है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं संविधान सभा के विषय में। तो सबसे पहले हम यही देखें कि संविधान सभा हम कहते किसको हैं। देखिएगा, सभा है, सभा का सामान्य तात्पर्य अपने समूह से ही लेते हैं, यानी व्यक्तियों का कोई एक ऐसा समूह है जिसने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर शासन चलाने के लिए नियमों और कानूनों का निर्माण किया। तो यहाँ देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं, ऐसी सभा या ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जिसने शासन चलाने के लिए नियम और कानून बनाए। तो सिंपल सी बात कहें कि जिसने क्या, संविधान सभा कौन सी है, जिसने क्या बनाया है, संविधान बनाया है। और संविधान में क्या होते हैं, संविधान में होते हैं नियम और कानून। संविधान क्या है, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए नियम और कानूनों का संग्रह होता है। इन नियमों और कानूनों को बनाया गया जिस सभा के द्वारा, जिस व्यक्तियों के समूह के द्वारा, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। उसने कैसे बनाया, उसने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में जो है नियमों और कानूनों का संकलन किया, यानी एक संविधान का निर्माण किया। उसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं और हमारे भी संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अब हम देखें कि इस संविधान सभा का जो विचार है वो कहाँ से आया। तो सबसे पहले हम कहें कि संविधान सभा के सिद्धांतों का अगर उल्लेख कहीं पर लिखित उल्लेख हमें प्राप्त होता है तो वो 1895 के बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक से होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वराज्य विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके अंतर्गत 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के सिद्धांतों का सबसे पहले उल्लेख किया था। तो संविधान सभा से जुड़ा हुआ पहला नाम अगर कोई आता है तो वो है बाल गंगाधर तिलक। यानी संविधान सभा पर कोई पहला विचार, कोई सिद्धांत, कोई बात हुई तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और इसी विधेयक के परिणाम स्वरूप 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में आत्मनिर्णय का सिद्धांत भी भारत पर जो है लागू किए जाने की मांग की गई थी। बाल गंगाधर तिलक पहली बार अपने स्वराज्य बिल में संविधान सभा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का पहला प्रयोग किसने किया, इस शब्द का पहला प्रयोग किया और किसी भी प्रकार से संविधान सभा का उल्लेख मिला, तो उसमें नाम केवल और केवल बाल गंगाधर तिलक आता है। सन है 1895 और विधेयक है स्वराज्य विधेयक। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, लखनऊ पैक्ट के बाद और असहयोग आंदोलन के बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है महात्मा गांधी। ध्यान दीजिएगा, पहला नाम हमने कहा संविधान सभा से जुड़ा हुआ बाल गंगाधर तिलक, दूसरा नाम हम कहते हैं महात्मा गांधी को। 5 फरवरी 1922 को इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यानी भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो भारतीय लोगों के द्वारा ही किया जाएगा, ऐसा इससे हमें उल्लेख मिलता है। भारत के संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा ही किया जाएगा। तो ऐसा किसने कहा था, ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। और यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण होगा तो वो भारतीय जनता के द्वारा किया जाएगा। गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिणी अफ्रीका की तर्ज पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी ने किस रूप में संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो दक्षिणी अफ्रीका में जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है वैसे ही यहाँ पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी।
संविधान सभा की सबसे पहले औपचारिक रूप से, ये सीधी मांग चल रही है लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से, अगर हम कहें औपचारिक रूप से गठन की मांग की गई थी तो 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई थी, यानी M.N. रॉय। M.N. रॉय जो है वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जिसे हम M.N. रॉय के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक कौन है तो M.N. रॉय आपका आंसर होगा। तो दोस्तों 1934 की बात है, याद रखिएगा। संविधान सभा का सबसे पहले अगर कहीं उल्लेख हुआ है तो फिर वो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक कौन हैं तो वो कौन कहलाएंगे? M.N. रॉय कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट के विषय में। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो जुड़ी हुई है मोतीलाल नेहरू से है। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग करते हुए एक कानूनी ढांचा तैयार किया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। 10 अगस्त 1928 को लखनऊ अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बनी थी दोस्तों। इसी नेहरू रिपोर्ट को श्याम चतुर्वेदी ने प्रथम भारतीय संविधान का स्वरूप या ब्लूप्रिंट कहा। तो देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रथम स्वरूप या ब्लूप्रिंट, पहला ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट को ही कहा जाता है। हालांकि इस पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो है भारतीय संविधान का स्वरूप कौन सा है तो यही रहेगा। संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग 1931 में कराची अधिवेशन में रखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का जब फैजपुर अधिवेशन हुआ 1936 में तो वहाँ पर संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप किसने प्रदान किया तो जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर अधिवेशन में 1936 में किया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी कांग्रेस के द्वारा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ये तो मांग चल रही है, भारतीयों की तरफ से मांग चल रही थी, और ब्रिटिश सरकार ने अगर कोई प्रतिक्रिया दी है तो वो कब दी है? तो सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इस मांग को लॉर्ड लिनलिथगो ने स्वीकार कर लिया था। किसने स्वीकार किया दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो ने इसे स्वीकार कर लिया था 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन जो आया था 22 मार्च 1942 को, इसने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये लाइन कि संविधान सभा के गठन के लिए जो बात की गई है, यानी एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये किस में कहा गया है? क्रिप्स मिशन के द्वारा ये कहा गया है। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसका बहिष्कार किया था। महात्मा गांधी ने इसे कहा था उत्तर तिथि चेक, बाद की तिथि का चेक या अरेखांकित चेक कहा था, और जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का चेक भी कहा था दोस्तों, है ना। और ये कहा जाता है बाद में शायद इन्होंने ही जोड़ दिया था, ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है। संविधान सभा के अंतिम रूप से गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर जुलाई 1946 में किया गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मांग सारी चल रही है। 1895 में स्वराज्य विधेयक से शुरू होता है, नेहरू रिपोर्ट में आया, स्वीकार नहीं हुआ। फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को रखा गया, लॉर्ड लिथगो ने पहली बार इसको स्वीकार कर लिया। क्रिप्स मिशन में ये कहा गया निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा को लेकिन अंतिम रूप से गठित करने की बात की गई थी, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। उसी के सुझाव पर जुलाई 1996 में जो है इसे स्वीकार किया गया था। अब हम देखें कैबिनेट मिशन में क्या था। 1946 का है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। ये 3 सदस्यीय दल था। कितने सदस्य थे इसमें? 3। कौन कौन से देखिएगा, एक तो था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंत्री थे वहाँ के, और तीसरे थे A.V. अलेक्जेंडर जो नेवी मंत्री थे दोस्तों, नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 16 मई 1946 को प्रस्तुत कर दी। आया कब है? 24 मार्च को, और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है? 16 मई 1946 को ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का गठन करना, और गौण उद्देश्य था भारत का विभाजन करना। अगर आपसे पूछा जाए भी कैबिनेट मिशन क्यों आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक तो था
संविधान सभा का गठन करना पहला उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो था, और गौण उद्देश्य था भारत का विभाजन। ये दो उद्देश्य इसके माने जाते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव पे होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीछे भी बात की हमने, ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किसके सुझाव पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर हुआ। और इसमें देखिएगा आरंभ में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। ये इम्पोर्टेंट है, यानी 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। ये जो प्रतिनिधि थी, एक तो थे प्रांतीय विधानमंडलों से निर्वाचित, जिनकी संख्या 292, दूसरे हो गए देसी रियासत से, और तीसरे रह गए चीफ कमिश्नर। तो देखिएगा, अगर हम कहें उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, एक तो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, एक हमारी देसी रियासतें हुआ करती थी, और एक हुआ करते थे चीफ कमिश्नर। देखिए, जो ब्रिटिश प्रांत थे तो वो तो सीधे के सीधे अंग्रेज़ों के पास में हुआ करते थे। देसी रियासतें हमारे राजा लोग संभालते थे, अप्रत्यक्ष रूप से वो शासन किया करते थे। चीफ कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश आज के हैं उसी तरह से कार्य किया करते थे। तो कुल जो हमारी सीटें थी उस समय 389 थी प्रारंभ में, 292 ये आई थी ब्रिटिश प्रांत से, 93 थी जो देसी राजाओं से आनी थी, वो मनोनीत होनी थी। ये क्या होनी थी? मनोनीत। इनका क्या होना था? चुनाव होना था। चीफ कमिश्नर, ये जो 4 चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे? एक तो अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में हम जानते हैं, दूसरा बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तीसरा कुर्ग कर्नाटक, और चौथा था दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे उस समय। संविधान सभा के जब चुनाव हुए तो 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुआ, क्योंकि जैसा कि हमने पीछे देखा था, जो चुनाव होंगे 292 पर और 4 पर होंगे। ये 292 और 4 कौन से होंगे? चीफ कमिश्नरी। क्योंकि यहाँ तो इनको क्या किया जाना है, राजाओं के द्वारा क्या किया जाना है? मनोनीत। तो यहाँ हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था वो केवल चुनाव के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि मनोनीत भी उसमें किए गए थे। तो दोनों ही विधियों का प्रयोग हमें यहाँ में, आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से ये क्या थी? मनोनीत थी संविधान सभा। 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, है ना, क्योंकि वहाँ से निर्वाचित होने थे। पहली बात, इन निर्वाचन के लिए 3 श्रेणियाँ बनाई गई, सामान्य, मुस्लिम और सिख। ये कैटेगरीज थी। प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधि उनके समुदाय के द्वारा ही किया जाना था, यानी मुस्लिम सीटों पर जो है मुस्लिम ही वोट करेंगे, सिख पर सिख ही वोट करेंगे। इस प्रकार से इनका चुनाव होना था। उस समय निर्वाचन अधिकारी और संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR आयंगर। चुनाव के परिणाम में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली, और 7 अन्य पार्टियों को मिली, और 8 जो सीटें हैं वो निर्दलीयों को मिली थी। यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस को कितनी? 208, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी थी उसको 1 सीट मिली, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1 मिली, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1 मिली, कृषक प्रजा पार्टी को 1 मिली, अनुसूचित जाति परिसंघ को 1 मिली, सिख को 1 मिली, और साम्यवादी को 1 मिली थी दोस्तों। इसके अलावा 8 जो थे वो निर्दलीय थे। इस प्रकार से टोटल जो है 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। 296 का परिणाम हमारा ये रहा था। संविधान सभा के चुनाव है, ये ध्यान दीजिएगा। किसके चुनाव? संविधान सभा के चुनावों की बात कर रहे हैं। संविधान सभा वो सभा जो हमारे भारत का संविधान बनाएगी दोस्तों। हिंदू महासभा को कोई भी सीट नहीं मिली थी। महिलाओं की संख्या थी इसमें 15, राजस्थान से इसमें प्रतिनिधि आए थे 12, और ST के इसमें 33 लोग थे, SC के 36 लोग हुआ करते थे। संविधान सभा में सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य अगर आपसे पूछे जाए तो वो कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे दोस्तों? उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के लोग हुआ करते थे, 55 लोग हुआ करते थे। सर्वाधिक मनोनीत सदस्य मैसूर रियासत से आए 7, और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। इसे बाद में सैनिक कार्यवाही के द्वारा ही भारत में मिलाया गया था। 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा की गई। उसके बाद संविधान सभा में 389 में से 324 सदस्य रह गए, क्योंकि इनमें से 235 तो कहाँ से थे? प्रांतों से, और 89 देसी रियासतों से रहे। 235 में से 232 तो ब्रिटिश प्रांतों से, और 3 चीफ कमिश्नर। बलूचिस्तान चला गया था यहाँ से, और 89 जो है वो देसी रियासतों से रह गए थे। ये उसके बाद में है, या यूँ हम कहें
कि 15 अगस्त 1947 के बाद में ये जो संख्या है वो 299 ही रह गई थी। चुनावों के पश्चात मुस्लिम लीग ने जब देखा, वैसे भी मिलना भी इतना ही था ना, क्योंकि जो थे वो चुनाव भी तो धर्म आधारित थे ना, तो फिर इनको सीटें कम मिली। कम मिलने के कारण जब इनको ये लगा कि यहाँ पर हमारा अल्पमत है, तो इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और इन्होंने 16 अगस्त 1946 को है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या किया गया है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सभा या अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, लेकिन 26 अक्टूबर को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन जब किया गया तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हो गए थे। संविधान सभा में निर्वाचित जो सदस्य थे उनमें से भीमराव अंबेडकर बंगाल से आए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से चुने गए थे। अच्छे प्रश्न है, पूछ लेता है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जिन्ना संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, किंतु जिन्ना ने संविधान सभा का क्या किया था, बहिष्कार किया था। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की बैठकों के विषय में, कौन कौन सी बैठकें होती हैं और उनमें क्या क्या प्रमुख डिसीजन लिए गए और कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो बात करें संविधान सभा की पहली बैठक की, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो नई दिल्ली का जो हमारा वर्तमान संसद भवन है उसके केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को कितने बजे हुई थी, 11 बजे होती है। कितने बजे हुई दोस्तों, 11 बजे। इसमें 211 लोग थे जिन्होंने भाग लिया। इस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किस आधार पर, जैसे आज भी ये होता है ना कि वरिष्ठता को अपने प्राथमिकता देते हैं, प्रोटेम स्पीकर जब बनाया जाता है तो वरिष्ठ को बनाया जाता है ना, उसी आधार पर यहाँ पर भी हुआ था। तो इस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये पहला काम किया गया था पहली बैठक के अंतर्गत। इसके बाद में देखिएगा संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। कौन थे दोस्तों, फ्रैंक एंथोनी वो व्यक्ति थे जो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था, इसमें भाग नहीं लिया था। आचार्य JB कृपलानी, जीवतराम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम है, जो तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। इन्होंने ही संविधान सभा जो सच्चिदानंद सिन्हा है अध्यक्ष पद के लिए इनके नाम का प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा किया गया था दोस्तों। सरदार पटेल के द्वारा इनके नाम को अनुमोदित किया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था, यहाँ पर देखिएगा संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। बहुत इम्पोर्टेंट पद है, इसलिए हम इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो इसके नाम का जो हम कहीं भी प्रस्ताव दिया था, तो वो प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, वो प्रस्ताव JB कृपलानी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो कृपलानी ने दिया था, इसलिए हम कई बार हम ये कह लेते हैं कि भारतीय संविधान का पहला वक्ता कौन था। पहला वक्ता जिसने कुछ बोला तो वो आचार्य JB कृपलानी को ही हम अपने मान लेते हैं दोस्तों। तो इस सभा का न केवल मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, बल्कि जो हमारी देसी रियासतें हैं उनके द्वारा भी बहिष्कार किया गया था। इसी कारण से जो इस पहली सभा हुई थी उसमें केवल 211 लोगों ने ही भाग लिया था। संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद में दूसरी बैठक की हम बात करें जो हुई थी, कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें क्या किया गया था, 11 दिसंबर 1946 की हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से निर्वाचित थे, इन्हें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया
और ये निर्विरोध जो है वो चुने गए थे, कोई भी इनके सामने नहीं आया, निर्विरोध रूप से स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इनके नाम का प्रस्ताव भी जो है वो JB कृपलानी के द्वारा ही रखा गया था और सरदार पटेल ने उनका भी समर्थन किया था। इन्हें भारत का आज़ाद शत्रु भी कहते हैं, बिहार का गांधी और देश रत्न के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन BN राव को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया था, चुना गया था। साथ ही साथ इसमें VT कृष्णामाचारी भी शामिल थे। कैसे थे, ध्यान दीजिएगा। HC मुखर्जी का निर्वाचन क्षेत्र विभाजन के दौरान पाकिस्तान में चला गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी नहीं रहे, लेकिन 16 जुलाई 1947 को HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी 2 उपाध्यक्ष बना दिए गए थे। तो बाद में VT कृष्णामाचारी भी आते हैं, तो 2 नाम आते हैं इसमें, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। अब बात करें तीसरी बैठक की। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। इस तीसरी बैठक में जो 13 दिसंबर 1946 की हुई, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो आज का जो है प्रस्तावना मानी जाती है, और इसी के साथ संविधान के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान निर्माण का कार्य माना जाता है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें 8 उद्देश्य रखे गए थे। कितने रखे गए थे, याद रखिएगा दोस्तों, 8 उद्देश्य रखे गए थे, और जिसके ऊपर 22 जनवरी 1947 को 8 दिन बहस चलने के बाद में जो है इसको मंजूरी दे दी गई थी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है, और जहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि संविधान के निर्माताओं के विचारों और जो उनके आदर्श थे उनकी अभिव्यक्ति होती है। दोस्तों, संविधान का पहला वाचन डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हें भी अपने संविधान का पहला वक्ता कह देते हैं। तो दोनों नाम आते, एक पीछे भी हमने देखा था संविधान का वक्ता कृपलानी को पहली बार बोलने के कारण कह देते हैं, और संविधान सभा का प्रथम वक्ता हम उन्हें कहेंगे, लेकिन संविधान का प्रमुख पहला वक्ता कौन था, तो वो डॉक्टर राधाकृष्णन को कहते हैं। संविधान का पहला वचन, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का पहला वक्ता तो JB कृपलानी आ गए, लेकिन हमने कहा संविधान का पहला वक्ता कौन होगा, तो वो होते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को ANA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र भी कहा हुआ है। अब हम बात करें संविधान के निर्माण के लिए जो समितियां बनी थी। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति KM मुंशी, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। कुछ जगह आपको जो है कृपलानी का नाम लिखा हुआ भी मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय समिति S बारदाचार्यार भी हैं, और तदर्थ समिति जो है S वर्धा के द्वारा। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। अब हम बात करें संविधान सभा की गतिविधियों की कुछ इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा उससे पहले, कि प्रारूप समिति जो हमारी प्रारूप समिति है, ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति को अपने जानते हैं। तो 1946 का जो समय था, 1946 में वायसराय के द्वारा BN राव जो थे, BN राव को क्या किया गया था, संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और BN राव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, और इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिशों के आधार पर एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। तो क्या कहा हमने, सुन लीजिएगा वापस से। तो वायसराय के द्वारा 1946 में BN राव को संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए चुना गया था, नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपना प्रारूप बनाया। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा के निर्देशन में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका पूरा नाम था प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति, ये इसका पूरा नाम था।
और इसके बाद में जो है जब इसकी पहली बैठक होती है तो पहली बैठक के अंदर पहली बैठक होती है 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है और इसमें ये सभी मिल करके सभापति चुन लेते हैं। सभापति किसको चुना था? डॉक्टर अंबेडकर को, ये याद रखना। तो इस प्रकार से संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्ययन हमारे डॉक्टर अंबेडकर रह जाते हैं, जिन्हें अपने भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक, जननी, शिल्पी, विस्तुकार बहुत नामों से जानते हैं दोस्तों। यहाँ देखिएगा 22 जुलाई 1947 की बात करें, चौथा अधिवेशन था। इसमें राष्ट्रीय ध्वज जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 मानते हैं अपने को स्वीकार किया गया, जिसे हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? हंसा मेहता ने। राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण है राजस्थान के दौसा जिले में आलूदा गांव में हुआ था। अक्टूबर 1947 को संविधान के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप की जांच करने के लिए भी हमने पढ़ा 29 अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक जब होती है उसके अंदर पहली बैठक हुई थी 29 को इसको बनाया गया था। 30 अगस्त को इसकी पहली बैठक होती है जिसमें अंबेडकर को सभापति चुना जाता है। प्रारूप समिति में कौन कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, अध्यक्ष थे, BL मित्र थे, गोपाला स्वामी अंगर थे, KM मुंशी, कृष्णलाल अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और DP खेतान सिंह थे, ये थे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, BL मित्र के स्थान पे बाद में देखिएगा N माधवराव को चुना गया था, N माधवराव को चुना गया था। और DP खेतान जो है वो T कृष्णामाचारी के स्थान पे थे। T कृष्णामाचारी के स्थान पे DP खेतान को लगाया गया था। कुछ समय बाद BL मित्तर के स्थान पर M माधवराव को सदस्य बनाया गया और DP खेतान की मृत्यु होने पर T कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव का जो निर्वाचन है वो पश्चिमी बंगाल से हुआ था। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई थी जो 141 दिन चली थी, है ना। इसी के अंदर अध्यक्ष चुना गया था। इस समिति ने संशोधित संविधान को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष संविधान का अंतिम प्रारूप जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। तो पहला BN राव ने उसको बनाया था, बाद में उस पर विचार करते करते अंतिम प्रारूप जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत विभाजन योजना, माउंटबेटन योजना 3 जून के बाद भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी? 324 रह गई थी, जो 31 अक्टूबर 1947 को तो और भी कम रह गई थी। संविधान के निर्माण के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए दोस्तों? संविधान के निर्माण के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे। इनमें से 3 बार वाचन होता है, तो संविधान निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के अगर अपने अधिवेशन पूछे तो कुल 12 हुए, लेकिन संविधान निर्माण के लिए कितने हुए? 11 हुए थे। 12वां संविधान निर्माण के लिए नहीं हुआ था। यहाँ देख सकते हैं, पहला 9 से 23 दिसंबर 1946 को, दूसरा जो है वो हमारा 11वां जो है 14 से 26 नवंबर तक होता है। संविधान के निर्माण में 11वें तक, पहले से 11वें तक क्या हो गया? संविधान का निर्माण हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान संविधान सभा के अधिवेशनों की बात करें तो पहला देखिएगा 9 से 23 सालों की बात कर लेते हैं, दूसरा 20 से 25 जनवरी 1947, तीसरा 28 अप्रैल से 2 मई तक, चौथा है 14 से 31 जुलाई 1947, पाँचवा जो है वो 14 से 30 अगस्त 1947, छठा जो है 27 जनवरी 1948, और सातवां जो है वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, आठवां जो हुआ है 16 मई से 16 जून तक 1949 तक, नवां जो है 30 जुलाई से 18 सितंबर तक, 10वां 6 से 17 अक्टूबर तक, 11वां जो है 14 से 26 तक। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हो गया था। तो संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के
निर्माण के लिए इतने ही हुए थे। 12वां और हुआ था जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उससे 2 दिन पहले की बात है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हम इसने बोलते हैं। ये कौन सी बैठक है? अंतिम बैठक है, जिससे पहले संविधान का निर्माण हो चुका था। ये 166वीं बैठक थी और 12वां अधिवेशन था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे दोस्तों। तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए ये याद रखिएगा, 284 लोगों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर करने वाला था बलवंत सिंह मेहता, उदयपुर। तीनों प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किया था? 9 महिलाओं ने ही किया था दोस्तों। महिला समूह की अध्यक्षा कौन थी? हंसा मेहता थी। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को क्या कहा है? चलायमान राष्ट्र कहा, याद रखिएगा। संविधान सभा की दोहरी भूमिका थी। संविधान सभा की दोहरी भूमिका क्या थी? एक तो याद रखिएगा, संविधान सभा 2 काम करती थी। वो संविधान भी बनाती थी और देश का शासन भी चलाती थी। तो संविधान सभा के सचिव हुआ करते थे KM मुंशी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर HC मुखर्जी। जब संविधान निर्माण का कार्य होता था तब उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा तो वही है। और जब यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही होती तब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे GV मावलंकर। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ना कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष या जो है हमारे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष वही माने जाते हैं GV मावलंकर। संविधान सभा के वाचन की बात करें तो कुल 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। इसके प्रथम वक्ता डॉक्टर राधाकृष्णन को माना जाता है। द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। ये 3 वाचन हुए थे संविधान सभा के। संविधान के वाचन, सॉरी आप इसको इस तरह से याद रखिएगा, संविधान के वाचन हुए थे। संविधान द्वारा संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था और इसी दिन हमने इसे आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत भी किया था दोस्तों। और इसी दिन अंतरिम संसद, नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय आदि से जुड़े हुए 16 अनुच्छेद जो है वो लागू कर दिए गए थे। तो एक प्रकार से आंशिक रूप से लागू हो गया था, आंशिक रूप से लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये जो हैं अनुच्छेद कौन कौन से लागू हुए, ये सारे अनुच्छेद जो हैं वो 394 के अनुसार लागू हुए थे। 394 में एक आ गया भी ये लागू हो जाएंगे। तो कई बार कुछ किताबें इसको 15 लिख देती हैं इनको, तो 16वां ये था जिसके अंतर्गत तो ये भी तो लागू हुआ था। अब जैसा वो उसकी इच्छा पे वो माने तो कंट्रोवर्सी ये हमेशा रहेगी। तो 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हो गए थे। 26 नवंबर 2015 से इस दिन को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और इसी दिन संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में भी परिवर्तित कर दिया गया था। जैसा हम जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन के कारण 26 जनवरी का एक विशेष महत्व है, इसलिए हमने इसे 26 जनवरी को ही लागू किया था दोस्तों। अनुच्छेद 393 के तहत इसे भारत का संविधान नाम दिया गया है, याद रखिएगा। 393 के अंतर्गत 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने की तिथि है और 26 जनवरी 1950 प्रवर्तन की तिथि कहलाती है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, और इसके अंतर्गत भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया। इस समय भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अंतरिम सरकार भी देख लेते हैं कौन कौन थे इसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामलों से जुड़े हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री। यहाँ से पूछ लेता है कई बार अंतरिम सरकार से जुड़े हुए प्रश्न। CH भाभा कार्य खान और ऊर्जा मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री। अब्दुल
रब निस्तार डाक एवं वायु मंत्री। आसफ अली रेलवे और परिवहन से जुड़े हुए थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि से। गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री। आई चुंदरीगर वाणिज्य। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। तो ये थी। और हम पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल था तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनके पास में प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध थे, ये मामले इनके पास में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं गृह, सूचना, प्रसारण और राज्यों के मामले। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं शिक्षा मंत्री थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा खाद्य और कृषि मंत्री। षणमुख चेट्टी वित्त मंत्री। जॉन मथाई रेलवे परिवहन। भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री और एस.सी. भाभा वाणिज्य मंत्री। रवि अहमद किदवई संचार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। वी.एन. गाडगिल कार्यखान एवं ऊर्जा मंत्री। ये थे कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, हमने डिस्कस कर लिया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 63,96,729 रुपये का खर्चा उस पर हुआ था। लगभग 64 लाख का खर्चा हुआ है। 166 बैठक हुई। प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई और 24 जनवरी 1950 को इस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रारूप के निर्माता B.N. राव थे, यानी इन्होंने बनाया था। तो संशोधित प्रारूप जो निर्माता थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। संविधान के कुल अनुच्छेद 26, कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, लेकिन संपूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। संविधान को भारत की जनता के नाम से स्वीकार किया गया है, इसीलिए संविधान की अंतिम शक्ति भारत की जनता को भी माना जाता है। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में, प्रश्न भी बहुत कम आने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी ज़रूरी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो संविधान जो है हमारा कठोर और लचीलेपन का समन्वय माना जाता है। कठोर हम किसे कहेंगे? ऐसा संविधान जिसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल न होकर के जटिल हो, कठिन हो, उसे अनम्य संविधान कहते हैं। कठोर या जटिलता का मतलब यह है कि जो हमारी संविधान की किताब है, हमें उसमें कुछ जोड़ना या घटाना है तो हम उसे आसानी से घटा सकते हैं या नहीं। अगर उसमें अमेंडमेंट करना, उस किताब में कुछ लिखना या काटना मुश्किल हो, जैसे हम कहें विशेष जो है यहाँ पर बहुमत की बात की जाती है संविधान में संशोधन करने के लिए, तो वो कठिन होता है। लेकिन कुछ एक मामले ऐसे हैं जहाँ पर संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो, उसे लचीला कहते हैं। तो भारतीय संविधान में दोनों ही हैं। कुछ मतलब जैसे किसी स्टेट का नाम बदलना है, सीमा परिवर्तन है, तो वो सामान्य साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। लेकिन अगर कोई संघ से जुड़ा हुआ मामला है तो फिर उसमें जो है राज्यों की सहमति भी लेनी होती है। तो इस प्रकार से जटिल भी है और सरल भी है, दोनों का समन्वय है। दोस्तों, विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का माना जाता है, जबकि सबसे लचीला संविधान जो है वो ब्रिटेन का है। जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल और सरल का मिश्रण हो, उसे अपने मिश्रित संविधान कहते हैं। तो विश्व का मिश्रित संविधान कौन सा है? भारत का है। दोनों चीज़ें पाई जाती है इसमें। भारत विकास के लिए तो लचीला है, किंतु संघ की एकता और अखंडता के लिए कठोर है। यानी जब बात किसी अमेंडमेंट के संघ और एकता और अखंडता से जुड़ी हो तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विकास से जुड़े कोई मुद्दे हैं तो उसमें सरल है। लिखित संविधान, ऐसा संविधान जिसको लिखा गया हो, लिखने के लिए किसी निश्चित संविधान सभा का गठन किया गया हो, वो लिखित संविधान कहलाता है। भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित है, लिखा गया है। विश्व में केवल ब्रिटेन एक ऐसा संविधान है जो अलिखित है, वो परंपराओं पर आधारित है ना, मेरा वचन ही है शासन, वैसे चलता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का माना जाता है, जबकि सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। उसमें 7 ही अनुच्छेद हैं। हमारे यहाँ तो मूल में ही 395 तक तो संशोधन होकर के कितने भी हो गए, कोई निश्चित संख्या अपने नहीं बता सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? भारत में ही। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण में जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो जो हैं इसमें भाग लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात, वैसे ये अगर आप प्रस्तावना को याद कर लेते हो तो आपको इसको करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रस्तावना असल में विशेषताएं होती है, जब अपने प्रस्तावना पढ़ेंगे तब इसके विषय में भी अच्छे से बात करेंगे।
तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहाँ जो है इससे तात्पर्य हम लेते हैं कि हमारे ऊपर आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, यानी हमारी विदेश नीति हम खुद बनाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लोकतांत्रिक जो राज्य हैं इसका अर्थ होता है कि भारत में राज सत्ता जो है जनता में निहित है ना, राजा का शासन नहीं है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसी के माध्यम से शासन किया जाता है। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य क्यों है? क्योंकि भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है, वो वंशानुगत नहीं है जैसा ब्रिटेन में होता है, तो यहाँ पर उसको भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर हमारे पंथ निरपेक्ष राज्य का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ एक प्रकार से हम ऐसा ले सकते हैं, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये इसके दो अर्थ अपने ले सकते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक तो ये है कि भारत सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा और धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा, ये इसका नकारात्मक पक्ष आता है। तो राज्य की दृष्टि से सारे धर्म समान है, राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं है, राज्य द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका प्रावधान मौलिक अधिकारों में आप 25 से 28 अनुच्छेद में देख सकते हैं। समाजवादी राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ समाजवाद वो मार्क्सवाद वाला समाजवाद नहीं है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था भारत का समाजवाद, ये गांधीवादी समाजवाद है, जिसमें भारतीय समाजवाद परिचित समाजवादों से भिन्न अपने देखते हैं। संपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति को लेकर के इसमें कहा गया है कि ये सरकार के हाथों में रहेगी, यानी सार्वजनिक संपत्ति जो है सो सरकार के हाथों में रहेगी, इसमें कहा गया। अगर आप इसको समाजवादी को आर्थिक दृष्टि से देखें ना, तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, 3 प्रकार के। पूंजीवादी जिसमें सारा कुछ उत्पादन के साधन जो हैं, नियंत्रण उनके ऊपर जो है वो होगा जनता का होता है, निजी का होता है। समाजवादी के अंदर सरकार के हाथ में होता है, जबकि मिश्रित में कुछ पर सरकार का होता है और बाकियों पर निजी हाथों में होती है। तो यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति सरकार के हाथों में, ऐसा अपने मानते हैं इस समाजवादी राज्य का अर्थ। इसमें एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन है। संघात्मक शासन जिसमें कानून बनाने में चीज़ों के अंदर संघात्मक शक्ति बंटी हुई हो, राज्यों का संघ है, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, लेकिन कभी कभी आपको इसमें एकात्मकता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। एकात्मकता के लक्षण हम कहें कि जब केंद्र हावी हो जाए, है ना, उसकी बात करते हैं। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा, संघात्मक शासन है। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है, लेकिन इसमें एकात्मकता के लक्षण भी आपको मिल जाएंगे। विशालतम और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का व्यापक संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। संविधान की व्यापकता का एक कारण अपने सबसे बड़ा ये मानते हैं कि इसमें सिद्धांतों का वर्णन है, न केवल सिद्धांत बल्कि प्रशासनिक प्रबंधों के विषय में भी जानकारी दी गई। दूसरा सबसे बड़ी बात, केंद्र और राज्यों के संबंधों की भी बात की गई है, राज्यों का संविधान भी इसमें डाला गया है। यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय शासन व्यवस्था जिसमें एक नाम मात्र का जो है अधिकारी होता है और दूसरा वास्तविक सत्ता जो है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जैसे हमारी व्यवस्था चल रही है। संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय आपको देखने को मिलेगा। संसदीय प्रभुसत्ता यानी सबसे ऊपर कौन है? संसद चाहे तो किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है, यानी भारत में कानून निर्माण की जिम्मेदारी किसको दी गई है? संसद को। लेकिन फिर भी न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायपालिका जो वो भी अपने आप में सर्वोच्च है, क्योंकि संसद के बनाए हुए कानूनों को वो चेंज कर सकती है, उसको इग्नोर कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या कहता है कि जब संसद ने कोई कानून बनाया और वो हमारे संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, तो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन कर सकती है, जाँच कर सकती है और गलत पाए जाने पर उसे रद्द भी कर सकती है। मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसमें विभिन्न संविधानों का प्रभाव, यानी हम जब ये देखते हैं ना कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना कहीं से ली गई है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड से लिए हैं, तो विभिन्न संविधानों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा हुआ है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जो 18 वर्ष से ऊपर का है कोई भी व्यक्ति वोट इसमें डाल सकता है। अनुच्छेद 243 की बात करें तो इसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। राजभाषा हमारी हिंदी है। 3 प्रकार के आपातकाल भी हैं, जिसमें 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात हो गया, युद्ध वगैरह हो जाए तो, 356 जो है राष्ट्रपति शासन और 360 जो है वित्तीय आपात। ये 3 हमारे राष्ट्रीय आपात हैं, इनके प्रावधान हैं। स्वतंत्र अभिकरण भी है। इसके अलावा जो संविधान से अलग स्वतंत्र अभिकरण भी बनाए हैं हमने, जैसे निर्वाचन आयोग, कैग है, यूपीएससी है, ये भी हैं। स्वतंत्र हमारी न्यायपालिका है।
यहाँ पर भारतीय संविधान को जब हम कहते हैं संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है, तो संघात्मक विशेषताएं कौन सी? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आरपीएससी में तो पूछ ही लिया जाता है। संघात्मक विशेषताएं यानी कौन से संविधान को हम संघात्मक कहेंगे? तो जिसमें ये विशेषताएं मिले उसे कहेंगे, यानी दोहरी शासन प्रणाली हो, और भारत में है ना, राज्यों में और केंद्र में शक्तियों का विभाजन किया गया है, लिखित है संविधान, कठोर है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन हो, 2 सदन हो विधानपालिका में, और इसके अलावा सशक्त केंद्र हो, राज्य अनश्वर नहीं हो, एकल संविधान हो, संविधान का लचीलापन हो, ये सारी जो है हमारी ये संविधान के संघात्मकता की विशेषताएं हैं। यानी अगर किसी संविधान में ये चीज़ें होंगी, दोहरी शासन प्रणाली होगी, शक्तियों का विभाजन होगा, लिखित संविधान होगा, कठोर संविधान होगा, और संविधान की सर्वोच्चता होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी, द्विसदनीय विधानपालिका होगी, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहेंगे? संघात्मकता के लक्षण कहेंगे। ये संघात्मक संविधान होगा। ये संघात्मक नहीं, हम यहाँ पर देख रहे हैं एकात्मकता की विशेषताएं। एकात्मक की बात करें, यहाँ केंद्र जब क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा सशक्त हो जाए, केंद्र के पास में अधिकार ज़्यादा हो, राज्य अनश्वर नहीं हो, यानी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, 2 को मिलाया जा सकता हो, तो फिर वो एकात्मक ही हुआ ना। एकल संविधान है, सभी जगह एक ही संविधान चलता है, राज्य का कोई अलग संविधान नहीं है, राज्य संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। संविधान का लचीलापन है, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है ना, सभी राज्यों को एक जैसा अधिकार नहीं मिला हुआ है। आपातकालीन उपबंध किए गए हैं, आपातकाल के अंदर जैसा हम जानते हैं तो राष्ट्रपति के पास में सारी शक्ति यानी केंद्र के पास में आ जाती है, तो एकात्मकता का लक्षण। एकल नागरिकता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो हमारे राज्य में या जिले में कलेक्टर होता है वो अखिल भारतीय सेवा में आता है, राज्य में काम करता है, सैलरी लेता है, लेकिन वो अधिकार किसके आता है? केंद्र सरकार के अधीन आता है। एकीकृत न्यायपालिका है हमारे यहाँ, एकीकृत लेखा जांच में से है, ये सभी जो हैं वो हमारे एकात्मकता के लक्षण हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं भारतीय संविधान में एकात्मकता और संघात्मकता दोनों के लक्षण मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। राज्य के अंदर कोई कानून बनेगा तो वो राज्यपाल के हस्ताक्षर से बनता है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्र के पास में हो गया। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, राज्य के विधेयकों पर वीटो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, राज्यपाल चाहे तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भी भेज सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। 2 टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं, भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं, सभी जरूरी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आपको क्लास कैसी लगी? सच में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कोई सुझाव हो तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ से चैनल पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।